अल्तांश जिस स्पीड से गाड़ी चला रहा था, अगले आधे घंटे में वो घर पहुंच गया। ये वही घर था जहां वो अक्सर आता रहता था और यहीं रोहान को कैद किया था। सामने से देखा जाए तो 10 मरले में बना ये खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत घर था। अल्तांश ने उसे कुछ साल पहले खुद ही बनवाया था। घर के बाहर चौकीदार बैठा था। अल्तांश की जीप को देखकर उसने फौरन मेन गेट खोला। अगले ही पल जीप अंदर दाखिल हुई। जीप को रोककर वो फौरन बाहर निकला। जोया भी जल्दी से बाहर निकली। चलो, जीप से सामान निकालकर वो संजीदा अंदाज में जोया से मुखातिब हुआ और आगे बढ़ गया। जोया भी पीछे चल दी। सीढ़ियों से ऊपर लेफ्ट वाले कमरे में चली जाओ, चेंज कर लो तुम। वो हॉल में पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला। जोया ने उसे फिलहाल अकेला छोड़ना ही मुनासिब समझा। घर में 2 मुलाजमाई थी। उन्हीं में से एक ने सामान उठाया और जोया के पीछे चल दी। उसके जाते ही अल्तांश उठा और बेसमेंट में आया। वहीं एक कमरा था जिसमें उसने अपनी जिम का सामान रखा था। वहीं एक तरफ पंचिंग बैग लगा था। वो चलता हुआ उस तक आया और बिना ग्लव्स पहने बॉक्सिंग करने लगा। जोया कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लाइट ऑन की तो सामने कमरे की डेकोरेशन देखकर हैरान रह गई। वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन से कमरा सजाया गया था। उसे ज़्यादा हैरान कमरे में चारों दीवारों पर लगाई जाने वाली तस्वीरें कर रही थी, जिसमें उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। हर एक तस्वीर में उसकी नीली आंखें नज़र आ रही थी। वो बहुत देर ऐसे ही कमरे को देखती रही। जब एहसास हुआ तो अपना बैग खोला जो मुलाजमा रख कर जा चुकी थी। बैग में से कपड़े निकालकर वो सामने लेफ्ट साइड पर बने बाथरूम की तरफ चली गई। बैग से जो 3-4 जोड़े और फ़ोन पेपर लाई थी, उसे महफूज जगह पर रखा। अलमारी का एक कैबिनेट खोला तो सामने लातादाद उसके नाप के ड्रेसेस पड़े हुए थे। दूसरी तरफ कैबिनेट में अल्तांश के ड्रेसेस थे। वो अलमारी बंद करके अपने कमरे से बाहर निकल आई। सुनो, ये अल्तांश कहाँ है? उसने किचन में खड़ी मुलाजमा को पुकारा। बीबी जी, वो शायद बहुत गुस्से में थे। बेसमेंट में बने अपने जिम में चले गए हैं। वो पलट कर बोली। जिम? ठीक है, आप काम करो। वो बोलकर पलटी और बेसमेंट की तरफ बढ़ी। बेसमेंट में आई तो एक कमरे में बॉक्सिंग की आवाज़ आई। उसी तरफ बढ़ गई जोया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सामने अल्तांश बॉक्सिंग कर रहा था। अल्तांश, ये क्या कर रहे हैं आप? वो भागकर उस तक पहुंची और चिल्ला कर बोली। वो बिना उसकी सुने लगा रहा। आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, छोड़ें इसे। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते बोली। जोया, जाओ यहाँ से। अल्तांश बॉक्सिंग करते ज़ोर से चिल्ला कर बोला। क्यों जाऊँ? आपको तो वैसे ही हर वक्त गुस्सा करने में मज़ा आता है। वो उसके सामने आ खड़ी हुई। जोया, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है, मज़ीद मत करो, जाओ। वो पंच मारते बोला। मारें और मारें, और तब तक मारते रहिएगा जब तक ये पंचिंग बैग टूट ना जाए। वो भी उसी की टोन में बोली। अल्तांश ने बिना उसकी सुने पंचिंग बैग पर एक और पंच मारा। जोया, जो कि करीब ही खड़ी थी, पंचिंग बैग उसे जा लगा। आह! वो एकदम से लड़खड़ाई। जोया! अल्तांश जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। पंचिंग बैग सीधा उसके मुंह पर लगा था। हटिए मिस्टर खान, हाथ मत लगाइए, जाएं और दोबारा से मारपीट करें। वो गुस्से से अपने सर पर हाथ रखकर बोली। इधर दिखाओ कहाँ लगी है। अल्तांश ने उसका हाथ हटाया। मेरी छोड़ें, खुद को देखें, पता नहीं कहाँ कहाँ लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको चोटें लगवाने का बहुत शौक है। अपना हाथ ही देख लेते, कल तक तो हिल भी नहीं रहा था और अब कैसे पंच मार रहे थे। वो उसका हाथ हटाते हुए बोली। अच्छा मैडम, सॉरी, अब चलें बाहर। वो उसे लिए बेसमेंट से बाहर आया और सीधा अपने कमरे में गया। कल वाले जख्म अभी मुंदमिल नहीं हुए थे और अब मजीद लगवा रहे हैं। वो उसके हाथ पर जमे खून को देखते बोली। अच्छा, तो क्या बेगैरतों की तरह वहाँ महफिल में खड़ा उसके मुंह से निकलने वाले खूबसूरत अल्फाज सुनता रहता? वो गुस्से से बोला। मैंने ऐसा कब कहा? दिल तो कर रहा था कि उसी वक्त कत्ल कर दूं उसको। वो इंसान पहले दिन से मुझे खटकता है, एक आंख नहीं भाता। वो अपना हाथ छुड़वाते बोला। क्या मतलब? क्यों क्यों खटकता था? जोया हिचकिचाते हुए बोली, जैसे उसकी हाजिम के बारे में राय लेना चाहती हो। जोया, अगर तुम्हें याद हो तो जब वो अपने भाई का रिश्ता लेकर आया था, तब उसने बताया कि अरीशा और सिराज एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद सारे गांव में फ़ोटोज़ और निकाह के पेपर्स का लीक होना, और आज जब शादी हो रही थी तभी पूरे ख़ानदान के सामने इस तरह से ये बात उछालना कि इनका निकाह पहले हो चुका है। तुम वहाँ नहीं थी। वो जिस अंदाज में बात कर रहा था, साफ लगता था कि वो प्लान शुदा था सारा कुछ।
जैसे वो सबके सामने हमारी इज्जत को जानबूझकर उछालना चाहता हो। पर वो ये सब क्यों कर रहा था? उसकी और हमारी दुश्मनी क्या है, समझ नहीं आ रहा। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो। अल्तमश, जो कब से उन्हीं बातों पर सोच रहा था, जोया के सामने बोल पड़ा। जोया के चेहरे पर एकदम घबराहट छाई। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, वो फौरन बोली। पता नहीं क्या है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, तुम प्लीज़ मुझे चाय ला दो, वो अपने माथे को मसलते हुए बोला। ठीक है, आप चेंज करें, मैं लाती हूँ। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उफ, इससे पहले कि मेरा राज खुले मुझे ये सब खत्म करना होगा, वो चलते चलते सोच रही थी। अगली सुबह अरीशा की आंख खुली तो पास ही कुर्सी पर सिराज बैठा सो रहा था। दिमाग की हिस्सें जागी तो एहसास हुआ कि वो अब सिराज के घर में है। वो उठकर बैठ गई। सिराज उठें, बेड पर सो जाएं। उसने सिराज के कंधे से हिलाया। उठ गई, कैसी तबीयत है अब? वो अपनी आंखों को मसलते हुए बोला। ठीक हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आप सोना चाहते हैं तो सो जाएं। वो उठकर अलमारी से कपड़े निकालती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। सिराज अब मजीद ना सोने का सोचकर कुर्सी से उठा जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सीरत सामने खड़ी थी। भाभी कहाँ है? सीरत ने भवें उचका कर कहा। क्यों, सुबह सुबह तुम्हें क्या काम है उससे? सिराज ने भी उसी के अंदाज में कहा। आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कोई थानेदार हो, और वैसे भी मैं आपकी बेगम को कहीं चुरा कर नहीं ले जा रही। मजनू जी, दिल संभाल कर रखें। आपकी शरीके हयात को बस नीचे मामा के पास ले जाऊंगी, उन्होंने नाश्ते पर बुलाया है। सीरत शरारती अंदाज में बोली। तुम्हारा क्या भरोसा, शक्ल से ही चोरनी लगती हो, क्या पता मेरी शरीके हयात को चुरा कर ही ना ले जाओ। पहले ही इतनी मुश्किल से मिली है। सिराज अपना मूड फ्रेश करना चाहता था, इसीलिए वो सीरत को चिढ़ा रहा था। भाई, अगर आपकी यूं शादी ना हुई होती ना, खुदा की कसम अभी के अभी डैड से शिकायत लगाती। हटें पीछे, मेरी भाभी वॉशरूम से निकल आई हैं। वो उसे धक्का देते कमरे में दाखिल हुई। भाभी जान, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं, मामा नाश्ते पर वेट कर रही हैं। वैसे कुछ भी बोलो भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप और कुछ ना सही पर मेरी भाभी सुंदर लाए हैं। देखें कितनी क्यूट हैं, क्यूटी। वो मुस्कुरा कर बोली और आखिर में अरीशा के गाल खींच दिए। अरीशा उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई। जल्दी आना, वो दोनों को कहती चली गई। आप फ्रेश हो जाएं, वो बोलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। सिराज वॉशरूम में गया, चेंज करके वापस आया तो अरीशा खोए हुए अंदाज में बाल बना रही थी। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता उस तक पहुंचा। कहाँ खोई हो? वो उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते। यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला। जिस दिन सबके सामने हमारा मुकदमा लड़ रही थी, उस दिन भी यही फैसला हुआ था कि मैं दोबारा। अल्तमश लाला इतने दिन मुझे कभी कुछ नहीं बोले, बस मुझसे बात करना बंद कर दी। मुझे इन दिनों किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं खुश थी कि जो मैं चाहती थी वो सब मिल गया। पर पता है, कल जब वो सब लाला ने बोला ना, और जैसे ही मेरी रुखसती, और जिस अंदाज में मेरी रुखसती की, इतने बड़े गुनाह का एहसास हुआ। मुझे कल एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया, कितनों का मान तोड़ा, ख़ानदान की इज्जत का क्या तमाशा बनाया। पता नहीं क्या हो रहा है, सुकून नहीं मिल रहा मुझे। वो रोते हुए बोली। अरीशा मेरी जान, जानता हूँ मैं, हम दोनों ने जो भी किया वो गलत है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। शायद कल को हालात बदल जाएं, सब ठीक हो जाए, पर अभी फ़िलहाल तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत मुस्कुरा कर करनी होगी। चलो अब जल्दी से आंसू साफ करो, नीचे मामा इंतज़ार कर रही हैं नाश्ते पर, सिराज उसे समझाते हुए बोला। वो चेहरा साफ करती सिराज के साथ नीचे आई। सामने डाइनिंग टेबल पर हमीदा बेगम नाश्ता लगवा रही थी। हाजिम बिना नाश्ता किए सुल्तान साहब के साथ ऑफिस जा चुका था। अस्सलामुअलैकुम। अरीशा ने झिझक कर सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, बैठो, दोनों नाश्ता करो, हमीदा बेगम ने खुश अखलाकी से कहा। भाई आज पिज़्ज़ा खाने चलें? सीरत ब्रेड अंडा खाते हुए बोली। वाओ, मुझे तो आज पता चला कि चुड़ैलें पिज़्ज़ा भी खाती हैं, इंटरेस्टिंग, सिराज उसे छेड़ते हुए बोला। भाई एक बात तो बताना ही भूल गई। इससे पहले कि सीरत कोई जवाब देती, मन्नत बोली। सीरत ने उसे आंखें दिखाईं। सीरत मैडम को आज नया शौक चढ़ा है और उसकी तैयारी भी हो चुकी है। मन्नत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोली। शौक?
कैसा शौक? सिराज इंटरेस्ट लेते हुए बोला। अरीशा उन सब की बातें सुन रही थी। आज मैडम जी केक बनाने लगी हैं। नाश्ते से पहले किचन में चीज़ें निकाल कर रख आई हैं। अब अल्लाह जाने वो केक कहीं हमें अस्पताल ही ना पहुंचा दे। मन्नत सीरत को चिढ़ा कर बोली। क्या मन्नत, सरप्राइज था, तुम्हें कोई बात नहीं बतानी चाहिए थी। भाई की नई नई शादी हुई है, मैंने सोचा सरप्राइज दूं। और वैसे भी अब कुकिंग सीख लेनी चाहिए, कल को मेरी शादी हो गई तो क्या होगा? अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, ससुराल में जाकर बेइज्जती ही ना हो जाए, वो आखिर में शर्माते बोली। मन्नत और सिराज का कहकहा बुलंद हुआ। गजब खुदा का, इस लड़की को बिल्कुल अकल नहीं, क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। हमीदा बेगम जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, आखिरी बात पर उन्हें तप चढ़ गई। क्या मामा, ऐसा क्या बोल दिया? कल को आप लोगों ने मेरी शादी तो करनी ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है? कुछ सीख लूँगी तो अच्छा होगा, आप लोगों की इज्जत बच जाएगी। मेरी सास ये नहीं बोलेगी कि क्या निकम्मी बहू मिली। वैसे एक बात तो मैं जान गई हूँ, आप लोगों को मेरी कोई कदर नहीं। देखिएगा अल्लाह मियाँ मेरी इतनी दूर शादी करेंगे, बहुत दूर चली जाऊंगी, याद करते रहिएगा फिर मुझे। वो मुंह बिसोर कर बोली। पगली, ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत कदर है तुम्हारी, और दूर तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे तो लगता है घर जमाई रखना पड़ेगा। सिराज उसे छेड़ते हुए बोला तो सीरत ने मुंह बिसोरा। अब चुप करके नाश्ता करो, मजीद कोई आवाज़ ना आए। हमीदा बेगम ने उसे डांटते हुए कहा। उसकी इन्हीं हरकतों से घर का माहौल बेहतर हुआ था। इतनी सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? जोया, जिसकी अभी अभी आंख खुली थी, अल्तमश को यूं तैयार होते देखकर बोली। मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ, तुम नीचे जाकर नाश्ता कर लेना, अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी जल्दी कहता हुआ कमरे से बाहर निकला। जोया बेड से निकली और अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी से मोबाइल निकाला और ऑन किया तो उसकी बैटरी सिर्फ 10% रह गई थी। चार्जर तो वो लाना ही भूल गई थी। इससे पहले कि मोबाइल बंद हो जाए, उसने हाजिम को कॉल मिलाई। जी मैडम, बोलिए। हाजिम, जो कि ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जोया का नंबर अपने फ़ोन पर जगमगाते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और जल्दी से उसने कॉल पिक की। हाजिम, तुम्हें बोला था ना ऐसा मत करना, फिर भी तुमने कल शाम तमाशा लगा ही दिया। तुम्हें पता है सब कितना हर्ट हैं। वो उसके कॉल उठाते ही बोली थी। सब या तुम्हारा नाम निहाद शोहर हर्ट है। जोया के इस तरह बात करने पर वो शदीद गुस्से में आ गया। अल्तमश पर तुमने हमला करवाया था? वो उसके अंदाज को इग्नोर करते बोली। हाँ करवाया था, लेकिन बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अब तो उसे शर्मिंदगी से ही सुसाइड कर लेना चाहिए था, मगर नहीं, गैरत तो नाम को नहीं है उसमें। वो तंजिया अंदाज में बोला। शर्म करो हाजिम, किसी बेगुनाह को यूं सजा दे रहे हो। जोया उसकी बातें सुनती गुस्से से बोली। व्हाट, बेगुनाह? मैडम जोया, किस दुनिया में हो? अगर मेरा अल्तमश को मार पड़वाना गुनाह है तो तुम तो पूरी की पूरी गुनाहों में लिपटी हो। अगर अल्तमश बेकसूर है अगर अल्तमश बेकसूर है तो अरीशा की बात खोलना, उसके निकाह के पेपर्स देना, उसे यूं बदनाम करना, वो सब भी गुनाह है। वो भी बेकसूर थी। मुझे नज़र आ रहा है कि तुम अपने रास्ते भटक रही हो। जोया मैडम जी, मत भूलो कि तुम्हारा वहाँ जाने का क्या मकसद था। मुझे लगता है कि जो तुम्हारे अंदर इन सब को लेकर गुस्सा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। वो भरपूर तंज़िया अंदाज में बोला। नहीं, ऐसा नहीं है हाजिम, मैंने बचपन में अपने माँ बाप और भाई को खोया, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बदले की आग कम कर चुकी हूँ। मेरा बस नहीं चलता सब गुनाहगारों को अपने हाथों से गोली मार दूँ, पर गोली मारने से उन्हें आसानी से मौत आएगी, जो कि मुझे मंजूर नहीं। मैं उन्हें तड़पते, हाथ पांव जोड़ते, राह में रुलते हुए देखना चाहती हूँ। वो बोल रही थी, उसकी आवाज़ में वाज़े बरसों पुराना गुस्सा और रोना झलक रहा था। अच्छा सॉरी, मैं शायद गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया। मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक माजिद को जहांगीर खान अपनी कुर्सी पर बिठाने का फंक्शन रखेगा। उस दिन हम अपना आखिरी वार करेंगे। हमारे पहले वारों से सब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं वो।
जो हम चाहते थे वैसा हो रहा है। मैं तुम्हें बता दूंगा, बस तुम तैयार रहना। हाजिम जोया के इस अंदाज में बोलने पर अब कुछ नॉर्मल हुआ। नहीं, मेरे मोबाइल की चार्जिंग कम है। वैसे भी मुझे पता चल जाएगा, मैं खुद मैसेज कर दूंगी। ओके बाय, जोया ने बोलकर कॉल काट दी। मोबाइल ऑफ हो चुका था, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो अलमारी में रख कर नीचे आई। नाश्ता करके वो लाउंज में बैठी और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। जब छोटी सी उम्र में उसने सब कुछ खो दिया था। लोगों की नज़रों में अपने लिए तरस देखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस हादसे के बाद वो बहुत कम गो हो गई। तब हाजिम उसका बहुत ख्याल रखता था। हाजिम को बचपन से ही जोया से मोहब्बत थी, पर जोया के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती। बाद में उसे पता चला कि हाजिम उसका मंगेतर है। बीबी जी चाय। वो कहीं खोई हुई थी जब मुलाजमा ने आकर चाय का कप पकड़ाया। शुक्रिया, बैठो। वो चाय का कप लेते बोली। जी मैं कैसे? मुलाजमा हिचकिचाई। जैसे बाकी सब बैठते हैं। चलो बैठो और अपने बारे में बताओ। वो उसे सोफे पर बिठाती उससे बातें करने लगी। अल्तमश सुबह का गया, रात को वापस आया। वो न जाने कौन कौन से कामों में मसरूफ था। जोया बाहर लॉन में बैठी हुई थी जब अल्तमश उसे देखने वहां आया। ब्लू कमीज शलवार, साथ हमरंग दुपट्टा गले में डाले वो सामने कुर्सी पर बैठी थी। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अल्तमश चलता उसके करीब आकर बोला। जब आप यूँ अकेले छोड़कर जाएंगे तो ऐसे ही बैठूंगी। सुबह के गए, अब वापस आ रहे हो? वो मुंह बनाते बोली। ओह, तो मेरा इंतज़ार हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी शरीके हयात मेरे इंतज़ार में नज़रें जमाए बाहर लॉन में बैठी होगी। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर उसके सामने बैठा। अंदर बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। वो आसमान की तरफ देखकर बोली। खाना खाया? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। चलो इकट्ठे खाते हैं। अल्तमश आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और साथ लेकर अंदर बढ़ा। जोया चुपचाप उसके साथ चल रही थी। उसकी नज़र अल्तमश के हाथ में पकड़े अपने हाथ पर गई। कुछ दिन बाद ये इतना खूबसूरत नहीं रहेगा सब कुछ। एकदम से उसे अंदर से आवाज़ आई अपने। क्या बना है? वो दोनों किचन में पहुंच गए। सामने किचन को खाली देखकर वो बोला। मटन के साथ रोटियां हैं। जोया उसकी आवाज़ सुनकर ख्यालों की दुनिया से निकली और फौरन बोली। चलो फिर यहाँ बैठो, आज मैं अपनी बेगम को खाना खुद सर्व करता हूँ। अल्तमश ने उसे वहीं पड़े टेबल पर बिठाया और खुद खाना गर्म करने लगा। मैं करती हूँ, आप हटें यहाँ से। नहीं, बैठो। अल्तमश ने उसे दोबारा बिठाया और खाना गर्म करने लगा। गरम करके टेबल पर रखा और दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। चलो खाओ। खाओगी या मैं खिलाऊं? उसने आंख मारते शरारत से बोला। जी मैं खा लेती हूँ, जोया फौरन बोली। अल्तमश भी मुस्कुराकर खाना शुरू कर गया। आज आप कहाँ गए थे? वो कुछ सोचते बोली। कहीं नहीं, बस कॉलेज का काम था, वो करने गया था। वो मुस्कुरा कर बोली। आपको नहीं लगता कि अब कॉलेज नहीं बनना चाहिए? वो हिचकिचा कर बोली। क्यों? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं इसलिए। वो उसकी तरफ देखकर बोला। नहीं, वो बात नहीं है। आपको अपना बिजनेस भी तो शुरू करना था ना। अगर पैसे वहाँ लगा देते तो। तुम्हें बताया तो था कि कॉलेज ट्रस्ट के पैसों से बन रहा है। अपने बिजनेस में मैं वो पैसे लगाऊंगा जो दोस्त से लिए हैं। कुछ दिन बाद शहर जाऊंगा। सोच रहा हूँ उसके साथ मिलकर बिजनेस शुरू करूँ। वो उसकी कन्फ्यूजन दूर करते बोला। सॉरी, मैं भूल गई थी। जोया, तुम कितना पढ़ी हो? अल्तमश ने अचानक सवाल किया। जोया को फंदा लगा। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। अल्तमश ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। आराम से खाना था ना, मज़ीद पानी पियो। वो पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला। आप तो जानते हैं कि गांव में 10वीं तक स्कूल था, तो बस उतना ही पढ़ा है। जोया नज़रें चुराते बोली। वो उसे क्या बताती कि वो मैट्रिक और एफएससी में पोजीशन होल्डर थी और पिछले 1 साल से कॉलेज छोड़कर यहाँ बैठी थी। इस सब के बाद वो लंदन जाकर मेडिकल में अपना एडमिशन लेना चाहती थी। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है, वो मुस्कुरा कर बोली। फिर तो तुम मुझसे काफ़ी छोटी हो। मेरी उम्र 25 साल है, 6 साल छोटी हो। वो सोच कर बोला। तुम्हारी अम्मा का नाम तो जुलेखा है, वालिद का क्या नाम है? एक और सवाल आया। जोया का हाथ रुका। क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? वो चिढ़ते हुए बोली। बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक रखता हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। तो शोहर जी, अपने सोर्सेज से पता करवा लीजिए ना मेरा सारा बायोडाटा। वो कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई और बर्तन उठाते हुए उसे तंग करके बोली। हाय,
जब तुम मुझे शोहर बोलती हो ना, ऐसे दिल पे ठा करके लगता है। वो सीने पर हाथ रखकर कमाल अदाकारी करते बोला। जोया का कहकहा बुलंद हुआ। वो उसकी बात पर इतना जोर से हंसी कि आंखों से पानी निकलने लगा। उठकर इसके करीब आया वो। आज पहली बार तुम्हें इस तरह हंसते देखा है। जितनी खूबसूरत तुम्हारी आंखें हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी हंसी है। वो आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए बोला। चाय बनाकर कमरे में ले आओ, कुछ बात करनी है। वो मुस्कुराहट दबाकर उसके चेहरे की रंगत को देखते बोला, जो उसकी बात पर ही गुलाबी हुई थी। वो वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही जोया ने हवा में सांस खारिज की और चाय बनाने लगी। अगले 10 मिनट के बाद वो चाय के 2 कप लिए कमरे में आई। जानती थी कि वो क्या कहने वाला है और इस सब के लिए वो तैयार थी कि उसके जवाब में उसे क्या कहना है। कमरे के साथ बनी बालकनी में अल्तमश खड़ा था। जोया बालकनी में गई और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। जोया, मैं आज तुमसे वो सब बातें करना चाहता हूँ जो काफ़ी अरसे से मेरे दिल में दबाए बैठा हूँ मैं। वो चाय का सिप लेते बोले। वो इतना ही बोली, तुम जानती हो मोहब्बत क्या है? वो काले आसमान पर चमकते चांद को देखकर बोला। जोया ने सवालिया निगाह उस पर डाली। उसे एहसास हुआ कि वो उसे देख रही है। जो मैं तुमसे करता हूँ। उसने जोया की तरफ देखते हुए अपने ही सवाल का जवाब दिया। उसके देखने से पहले ही जोया ने निगाहें पलटी, जैसे वो उसके एहसासात से नज़रें चुराना चाहती हो। इतनी मोहब्बत जितनी मोहब्बत से आसमान ने चांद को अपनी आगोश में लिया है, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हें दुनिया की हर परेशानी से बचाकर अपनी मोहब्बत की आगोश में लेना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत जैसी फीलिंग कभी नहीं आई, पर जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारी नीली आंखों ने मुझे अपने हिसार में ले लिया। आज तक मैं कभी उस शहर से निकल ही नहीं पाया। वो मोहब्बत भरे लहजे में हिम्मत करके आज इकरारे मोहब्बत कर रहा था। जोया चेहरा झुकाए चाय के कप में पड़ी चाय को देख रही थी, जो कप की ठंडी हो चुकी थी। मोहब्बत, मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत जैसी कोई चीज़ होती भी है। अगर सच में ऐसा कुछ होता ना, तो आप कभी वो सब ना करते जो आपने निकाह के बाद किया। वो तंजिया मुस्कुराहट सजा कर बोली। वो सब गुस्से और बदले की आग में जलकर हुआ, पर खुदा गवाह है, जितनी बार तुम्हें हर्ट किया ना, उसकी जलन तुमसे ज़्यादा मुझे हुई। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, मिस्टर खान, एक दिल में किसी के लिए या तो मोहब्बत होती है या नफ़रत, पर दोनों जज्बात इकट्ठे नहीं हो सकते। वो फिर से तंज करते बोली, तुम्हें कभी इतने दिनों में एक बार भी मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ? उसके जवाब को सुनकर हर्ट हो रहा था। नहीं, देखें मिस्टर खान, आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया, पर मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मेरे दिल में बस आपके लिए इज्जत है, जो कि मैं हमेशा करूँगी। आपने हमेशा मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ाई की, उनके खिलाफ गए, पर अगर उसके बदले में आप मोहब्बत मांगेंगे ना, तो माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो नज़रें चुराते हुए बोली, मैंने कब बोला कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो? मेरे साथ रहोगी तो मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। वो उसकी बातें सुनकर हर्ट तो हुआ, पर अपने आप को संभाल कर बोला, आई एम सो सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं असल में आपसे खुद बात करना चाहती थी कि कुछ दिनों में मुझे अम्मा के पास छोड़ आएं। मैं वहाँ कुछ टाइम रहना चाहती हूँ और आपके और मेरे दरमियान ताल्लुक़ के बारे में सोचना चाहती हूँ। फिर मैं फ़ैसला करूँगी कि आगे क्या करना है। वो बोलकर उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से चली गई। अल्तमश को अंदाज़ा था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। जानता था उसके अंदर कितना कुछ भरा है, पर वो उसे दूर नहीं जाने देना चाहता था। बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूँगा। वो गहरी खामोशी में वहाँ खड़ा अपने दिल में उसे मनाने की सोचने लगा। जोया अल्तमश से बात करके कमरे से निकल आई थी। वो बाहर लॉन में आ गई और वॉक करने लगी। मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आई थी, उसको पूरा करने के चक्कर में न जाने क्या क्या कर दिया। मुझे लगा आप भी वैसे ही होंगे जैसे इस हवेली के बाकी मर्द हैं, पर जिस दिन आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, उस दिन एहसास हुआ कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अगर दुनिया में जहांगीर खान जैसा जाबिर मर्द है, तो अल्तमश खान जैसा प्यारा और मुखलिस इंसान भी मौजूद है, जो हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है। मैं नहीं जानती मुझे आपसे मोहब्बत है कि नहीं, पर आपके लिए मेरे दिल में हमेशा एहतराम रहेगा। कुछ दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे जितनी मोहब्बत करते हैं,
اس سے شدید نفرت کریں۔ وہ چلتے چلتے دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ یا اللہ، کیوں مجھے آزمائش میں ڈالا؟ کیوں مجھے اتنا برا محسوس ہو رہا ہے؟ کیوں میں نے اس سارے معاملے میں التمش کو ڈالا؟ کیوں اسے میرے ساتھ اتنا اچھا رکھا؟ کیوں اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈالی؟ تو جانتا ہے نا کہ میں نے کس بھاری دل سے ان سے محبت کی نفی کی ہے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، جبھی نہ جانے کیوں رو دی۔ وہیں کھڑی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ زویا، تم کیوں رو رہی ہو؟ التمش جو اسے ڈھونڈتا باہر آیا تھا، اسے یوں روتا دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کچھ دن رک جاؤ، میں تمہیں خود زلیخا بی کے پاس چھوڑ آؤں گا، پھر چاہے جتنی دفعہ مرضی رہنا، جتنی دیر مرضی رہنا وہاں۔ اوکے، التمش اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ زویا کو مزید شرمندگی ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، وہ اس سے نظریں چراتے بولی اور پلٹ کر اندر بڑھی۔ اس کے یوں برتاؤ پر التمش پریشان ہوا۔